क्या भारत में वेल्थ टैक्स या इनहेरिटेंस टैक्स आना चाहिए, और अगर आना चाहिए तो क्यों, और अगर नहीं आना चाहिए तो क्यों नहीं? दोनों के अलग अलग अपने अपने व्यूज़ हो सकते हैं कि आना चाहिए या क्यों नहीं आना चाहिए। देखिए, जो वेल्थ क्रिएट हुई है तो हो सकता है कि उस पर ऑलरेडी टैक्स पे हो चुका हो। भारत का कौन सा ऐसा मौजूदा नियम है जो आपको अनफेयर लगता है ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स के लिए? यश भाई, ऐसे तो बहुत कम देखा जाए कोई नियम अनफेयर हो, लेकिन अगर मैं पर्सनली जो मैं फील करता हूँ अपने, जब मैं काम करता हूँ तो कई बार क्या है कि टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता है, वो थोड़े अनफेयर हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सैलरीड एम्प्लॉई है, अब वो उसने एक फाइनेंशियल ईयर में टैक्स दिया। अब टैक्स देने के बाद अगर वो अपना सेविंग्स को लेके बैंक में एफडी कर देता है, तो अब उसने एफडी तो किया है, एक्चुअल में टैक्स पे वो टैक्स देने के बाद ही उसने एफडी करी है। अब जो एफडी के ऊपर उसको इंटरेस्ट मिल जाता है, तो एक बार तो टैक्स दे चुका, और जो उसकी सेविंग है तो कई बार उनके लिए बहुत भारी पड़ जाता है, जिनके पास ज़्यादा सेविंग्स नहीं होती हैं, जो मिडिल क्लास लोग रहते हैं। तो ऐसा मैं पर्सनली फील करता हूँ कि उन सब चीज़ों पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। गवर्नमेंट ने बहुत खैर रिलीफ भी दे दी है सीनियर सिटीजन्स के लिए इस पे, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में वो कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है। तो मतलब मैं पर्सनली फील करता हूँ कि वो बेनिफिट आपको न्यू टैक्स रिजीम में भी देना चाहिए। टैक्स फिलिंग को इतना आसान कैसे बनाए कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है उसके बाद भी वो रिटर्न भर सके, अपना भर सके या अपने माँ बाप का भर सके? ये तो खैर आप मेरे नुकसान करने वाली बात कर रहे हैं लेकिन फिर भी मैं इसका आंसर कर देता हूँ कि गवर्नमेंट जो न्यू टैक्स स्कीम में जो शिफ्ट हो रही है, उसका उद्देश्य भी कंप्लायंस को आसान करना है। न्यू टैक्स रिजीम में देखा जाए तो कुछ है ही नहीं, सीधे सीधा आपकी इनकम पे फॉर्मूला लगाओ, टैक्स कैलकुलेट करो और अपना रिटर्न फाइल कर दो। और अभी एट प्रेजेंट जिस तरीके से सॉफ्टवेयर में अपडेशन आ रहे हैं, ये एक स्टेप उसी तरफ है कि हर आदमी अपना ITR खुद फाइल कर सके। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो लॉ की लैंग्वेज होती है वो इतनी आसान नहीं होती है, तो कई टर्मिनोलॉजी ऐसी होती हैं कि जिनको समझने में दिक्कत होती है। यही एक दिक्कत कह लो, अदरवाइज़ अभी भी आप अपना रिटर्न खुद फाइल कर सकते हो, आप अपने फैमिली मेम्बर्स का भी रिटर्न फाइल कर सकते हो। भारत का टैक्स सिस्टम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को रिवॉर्ड करता है या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को? यस भाई, ऐसा कह सकते हैं कि अपना जो भारत का टैक्स सिस्टम है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को रिवॉर्ड करता है। अच्छा, ऐसा इसलिए भी कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी देखिए वेल्थ क्रिएट होती है। वो वेल्थ क्रिएट होने पे जब तक वो आपके लिए रियलाइज्ड इनकम नहीं है तब तक आपको उस पर टैक्स नहीं देना होता है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तो फिर आपको उसी फाइनेंशियल ईयर में टैक्स देना पड़ जाएगा। इसलिए आपकी ये बात इस तरीके से मान सकते हैं कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसको अपना सिस्टम सपोर्ट करता है। आपकी अभी तक के एक्सपीरियंस में दो प्रकार के लोग होते हैं, जो होते हैं जो पैसे कमाते हैं और उसके बाद भी अमीर नहीं बन पाते, और वो आज भी गरीब हैं, पैसे कमाने के बाद भी बहुत अमीर नहीं हो पाते और मिडिल क्लास या गरीब ही बने रहते हैं। दूसरे व्यक्ति होते हैं जो धीरे धीरे करके बहुत अमीर बन जाते हैं। इन दोनों में कौन सी हैबिट्स रहती हैं जो एक व्यक्ति को बहुत अमीर बना देती हैं और एक व्यक्ति गरीब ही रह जाता, आगे नहीं बढ़ पाता? कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो उनको इतनी ऊंचाइयों तक ले जाती हैं या वेल्दी बना देती हैं? दो प्रकार के लोग हैं। तो मेरा मानना है कि डिसिप्लिन बिजनेस में बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन कैसा? डिसिप्लिन का मतलब आपके टैक्स कंप्लायंसेस को लेके, फाइनेंशियल डिसीजंस को लेके और टाइमली डिसीजंस को लेके, है ना। आप पैसे कमा रहे हैं लेकिन मान के चलिए आपने टैक्स लॉ को फॉलो नहीं किया, और अगर आपने टैक्स लॉस को फॉलो नहीं किया तो इसका रिजल्ट क्या होगा? आपको हैवी पेनल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा। तो आपने पैसा तो कमाया लेकिन आपने पैसा कहाँ दे दिया? पेनल्टीज़ में दे दिया। दूसरी बात, फाइनेंशियल डिसीजंस। फाइनेंशियल डिसीजन का मतलब
आपको ये व्यापार में डिसीजन लेना होगा कि फॉर एग्जांपल आपने फंड्स इकट्ठे किए आपके व्यापार चलाने के लिए, तो कहीं आपने इतने ज़्यादा फंड्स तो बोरो नहीं कर लिए कि आपका आधा पैसा उन फंड्स को पेमेंट करने के लिए और उसके इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए जा रहा है। दूसरी बात, सही टाइम पे सही डिसीजन ले लेना। भाई आपके बिजनेस के लिए क्या चीज़ की कब क्या आवश्यकता है, ऐसा कह सकते हैं कि बिजनेस में कब क्या आवश्यकता है। इन तीन चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप दोनों व्यक्तियों में आप अंतर अपने आप समझ जाएंगे कि एक आदमी सक्सेसफुल क्यों है और एक आदमी अनसक्सेसफुल क्यों है। तो पहला क्या बोला मैंने, डिसिप्लिन, दूसरा मैंने बोला सही फाइनेंशियल डिसीजन, और तीसरा मैंने बोला टाइमली डिसीजन। अगर ये तीन चीज़ें अगर आप इस पर ध्यान रखते हैं तो ऑफकोर्स मतलब कि आप सक्सेसफुल होंगे। फाइनेंशियल डिसीजन मतलब हमें कहाँ अपने ऊपर खर्च करना है और कहाँ बिजनेस। हाँ, आपको अपनी कॉस्ट कटिंग पे भी ध्यान रखना है कि आपकी ऐसा ना हो आपकी हैवी कॉस्ट हो। मान के चलिए कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो सेम कार वो फॉर एग्जांपल 3 लाख रुपए में बना रही है और वही सेम कार अपन मान के चलें 4 लाख रुपए में बना रहे हैं, तो व्यापारी दोनों हैं, कार भी दोनों सेम बना रहे हैं, पर एक को फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, एक को नुकसान हो रहा है। तो इस तरीके के डिसीजन अगर आप सही तरीके से लेते हैं तो आप बिल्कुल सक्सेसफुल होंगे। एक सामान्य व्यक्ति जिसकी आय 10,000 से 50,000 रुपए तक हो, वो इन्वेस्टिंग के माध्यम से क्या करोड़पति बन सकता है? और अगर बन सकता है तो कितना समय लगभग रहेगा कि जिसमें आप लीगली करोड़पति बन सकें, और कितना उसको इन्वेस्ट करना चाहिए मिनिमम हर मंथ कि वो करोड़पति बन सके? अगर आप एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को फॉलो करते हैं कि आपने मान के चलिए आपकी 50,000 रुपये सैलरी है और आपके पास कोई अननेसेसरी खर्चे नहीं है, तो अगर आप अपनी इनकम का कुछ परसेंटेज अगर आप एक हैबिट बना लें कि इतना मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, और फॉर एग्जांपल अगर आपने 20,000 रुपये या 30,000 रुपये एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट किया आपने और कई सालों तक किया, तो हो सकता है कि आपको रिवॉर्ड उस चीज़ का मिले और आपकी कहने की जो वेल्थ है हो सकता है कि वो करोड़ों में भी हो सकती है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। मान के चलते हैं अगर 10,000 रुपये महीने इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग कितना समय लग जाएगा 1 करोड़ कमाने में? ऐसा अपन समय तो डिसाइड नहीं कर सकते हाँ। कि कितना समय लग जाएगा। मैंने आपसे क्या बोला कि अगर आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट अगर आप फॉलो करेंगे कि 10,000 रुपये भी अगर आप कमा रहे हैं और अगर आपके खर्चे नहीं है और अगर आपने 5,000 रुपये की SIP में डाल दिए या 10,000 के 10,000 आपने SIP में डाल दिए, तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म टाइम तक अगर आप उसको इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि रिवॉर्ड में आपको मिले पैसे। लेकिन अगर आप ये परिभाषा में लें कि इतने समय में मैं करोड़पति बन जाऊंगा, तो इसका कहना बहुत मुश्किल है और इस तरीके का ना अपन कोई एस्टिमेट लगा सकते हैं और ना अपन कोई प्लान फॉलो कर सकते हैं। लेकिन लगभग अगर एक अंदाज़ा लें तो अगर आप अंदाजा लें तो मान के चलें कि 30-35 साल लग जाएंगे, अगर क्योंकि अमाउंट बहुत छोटा है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट आप फॉलो करेंगे और फिर तो इसलिए एस्टीमेट लगाना मुश्किल है। आपके पर्सनल 3 फेवरेट मनी रूल्स जो हर एक इंडियन को फॉलो करना चाहिए? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। 3 रूल ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप माने तो अच्छा है। पहला रूल आपका ये है कि आपका 50 सैलरी फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख अगर आपकी सैलरी है तो 50,000 आप अपने खर्चे के लिए निकाल लीजिए, उससे आप अपना घर का खर्च चलाइए और जो आपके 50,000 बचते हैं उसमें से आप कुछ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट में ले जाइए, कुछ आप अपने इमरजेंसी फंड में रखिए, और यही कहने का है कि 25-25 आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, 50-25 और 25। 50% आपका हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में चला जाएगा, 25 आपका इमरजेंसी फंड में और 25 आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए। या आप फ्यूचर इन्वेस्टमेंट को आप बढ़ा भी सकते हैं, आप उसको 40 भी ला सकते हैं और 10% को आप फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए भी रख सकते हैं। दूसरा रूल जो फॉलो करता हूँ वो ये है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को फॉलो करें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के पीछे ना जाएं। तीसरी ये है यश भाई
कि इसका मैं उदाहरण आपको दे सकता हूँ कि अगर आपका फ़ोन चल रहा है तो उसको आपको किसी और का देख के बदलने की आवश्यकता नहीं है। कंपैरिजन में नहीं पड़ना आपके लिए। जब तक आपको उस चीज़ की आवश्यकता है और जब तक वो आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो, जब तक वो है इस्तेमाल करने लायक, तब तक आप उसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा है आपके फाइनेंशियल्स के लिए, मतलब इसमें आपकी ग्रोथ होगी। छोटी छोटी चीज़ें ये समझ में नहीं आती हैं, पर ये बाद में आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। इमरजेंसी फंड्स या लिक्विड मनी भी कह सकते हैं, इंश्योरेंस, लोन और इन्वेस्टमेंट, इन सब को कैसे मैनेज करना चाहिए और कितना पैसा किस चीज़ के लिए रखना चाहिए, कितने परसेंटेज में? देखिए यस, इसका ऐसा है, सही ऑर्डर क्या है इन सब? मैं सही ऑर्डर की बात करता हूँ। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती हैं कि किस इंसान के लिए क्या खर्चे हैं। फॉर एग्जांपल किसी आदमी की एज 60 है और उसके घर में मान के चलिए उसकी बच्ची की या बच्चे की शादी होनी है, तो सीधी सी बात है कि उसके लिए लिक्विड फंड की आवश्यकता होगी कि उसके पास वैसे ही इंडियन वेडिंग्स में बहुत पैसा चाहिए, अनावश्यक रूप से पैसा खर्च होता है। तो क्या चाहिए यहाँ पे? लिक्विडिटी चाहिए। दूसरा सिनेरियो की बात करें कि कोई इंसान अभी 30 या 35 साल का है, तो उसके पास ऐसा बड़ा खर्चा नहीं है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना फंड को इन्वेस्टमेंट के रूप में इस्तेमाल करे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आप इसको अलोकेट करने का अगर आप मुझसे कोई प्रिंसिपल रूल पूछें तो मैं इसका कोई रूल आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आदमी को अपन को खुद देखना है कि उसकी किस चीज़ की आवश्यकता है। अगर आपको अर्ली फंड्स की आवश्यकता है तो आपके जो इन्वेस्टमेंट है उसमें जाइए, लाइक गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो आप, एफडीज में भी डाल सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में भी डाल सकते हो, तो ये आपके लिक्विड इन्वेस्टमेंट है। लेकिन नॉर्मली एक सही ऑर्डर क्या है कि मतलब किसको प्रायोरिटी पहले देना चाहिए? लिक्विड फंड मतलब इमरजेंसी फंड्स, इंश्योरेंस, लोन और इन्वेस्टमेंट। देखिए मेरी राय अलग हो सकती है। मैं इंश्योरेंस को मात्र 2 इंश्योरेंस को सही मानता हूँ, एक टर्म इंश्योरेंस और एक हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। अगर आप पूछें कि इंश्योरेंस एज ए इन्वेस्टमेंट अगर आप बात करें, घाटे का सौदा मानता हूँ। प्रायोरिटी किसको देना चाहिए? पहले लोन्स को पहले चुकाना चाहिए कि लोन जो है हम उनको पहले ख़त्म कर दें, कि मतलब लिक्विड फंड्स जो हैं उनको प्रायोरिटी देना चाहिए, कि इन्वेस्टमेंट को सबसे पहले, मतलब ऑर्डर पूछ रहे हैं। हाँ, आपकी प्रायोरिटी इन्वेस्टमेंट और लिक्विड फंड्स पे होनी चाहिए। हाँ, फिर आपके बाद रीपेमेंट्स ऑफ लोन, और फिर बाद में आप कीजिए इंश्योरेंस। अच्छा। और लेकिन अगर आप आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए इंश्योरेंस है। इंसान का कोई भरोसा नहीं है कब क्या कहाँ क्या हो जाए, इसलिए मैं कहता हूँ टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस तो आप हर इंसान के लिए रिकमेंड करें, और मैं भी रिकमेंड करता हूँ कि ये 2 इंश्योरेंस आवश्यक रूप से होना चाहिए। F&O क्या होता है? फ्यूचर एंड ऑप्शंस। जी मोबाइल आज 200 रुपये का है ना, और आपको लग रहा है कि ये भविष्य में 500 रुपये का हो जाएगा, तो आपने आज बैठ के फ्यूचर में अपन ने अनुमान लगाया कि ये 3 महीने बाद ये फ़ोन 500 रुपये का मैं खरीद लूँगा, है ना। तो आपको कब 3 महीने बाद का आपने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, क्या कर लिया? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, है ना। अब अगर ये फ़ोन नहीं बढ़ा तो आपको 500 रुपये में ख़रीदना पड़ेगा, तो आपको नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर ये फ़ोन 1000 रुपये का हो गया तो आपने कितने का वादा किया था? 500 का, तो आपको 500 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब स्पेक्यूलेटिव ट्रांजैक्शन कहलाते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन। ऑप्शन फ्यूचर में ऐसा रहता कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट कमिट कर दिया वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऑप्शन में ये रहता कि आपके पास ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करने का, कि भाई 3 महीने का मैंने वादा तो किया था लेकिन मुझे नुकसान हो रहा तो मैं उसमें दूर हो जाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रीमियम चार्ज, मतलब उसका चार्ज देना होगा। सिर्फ टैक्स सेविंग के लिए प्रॉपर्टी खरीदना क्या हानिकारक हो सकता है, और अगर हो सकता है तो कब हानिकारक हो जाता है? बिल्कुल हानिकारक हो सकता है कि आप टैक्स बचाने के लिए आप एक ऐसा मकान ले लेते हैं या एक ऐसी जगह ले लेते हैं कि जिसका ना आपको उतना किराया मिल रहा है और अननेसेसरी आपको इंटरेस्ट भी भरना पड़ रहा है। अगर आपने लोन ले लिया है सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही उद्देश्य था कि टैक्स बच जाए, और कई बार ऐसा होता है कि उसकी ना आपको उतना रिटर्न मिलता है, तो ये अमाउंट ज़्यादा है
और उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट भी ज़्यादा है, तो फिर आपको उसमें नुकसान ही मिलेगा। फैमिली मेंबर्स को गिफ्ट देने में कौन सी ऐसी टैक्स मिस्टेक्स होती हैं जो लोग करते हैं? जनरली देखने में आता है कि जब कोई फैमिली मेम्बर्स में गिफ्ट देते हैं तो सबसे पहला तो ये कि कैश में गिफ्ट दे देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर कुछ गिफ्ट देते हैं या गिफ्ट लेते हैं तो उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते। डॉक्यूमेंटेशन कहने का मतलब कि उसकी प्रॉपर डीड नहीं लिखते हैं। और फिर अपन मान के चलें गिफ्ट ले भी लेते हैं तो उसको सही तरीके से अपन अपने ITR में या उसको जानकारी नहीं देते हैं। इन 3 बेसिक चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आपको कैश में गिफ्ट का लेन देन नहीं करना है, और अगर आपको गिफ्ट ले रहे हो या दे रहे हो तो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना है और उसको सही तरीके से अपने इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना है। इन 3 चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सक्सेशन प्लानिंग और विल कैसे टैक्स बचा सकती है और फैमिली फाइट्स भी? जैसे आज के समय में हम देख रहे हैं फैमिली डिस्प्यूट्स कहीं ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। छोटे छोटे से अमाउंट पैसे या छोटे छोटे से घर के लिए या छोटी सी कम ज़मीन के लिए घर में अनावश्यक रूप से लड़ाइयाँ चलती हैं, हिस्से के लिए लड़ाइयाँ होती हैं। मेरा मानना ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर समय के अनुसार चलें या देखें तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आपके पास पारिवारिक संपत्तियाँ हैं तो उसकी एक प्रॉपर विल आज के समय में होना ज़रूरी हो गया है। ऐसा इसलिए कि अगर बिल लिख दी जाती है तो उसमें डिस्प्यूट्स की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। और आपने मुझसे पूछा टैक्स प्लानिंग के पर्पज़ से, तो इंडिया में अगर आपको मतलब इनहेरिटेंस में अगर कुछ मिलता है या पैतृक संपत्तियां मिलती हैं तो जब आपके नाम पे आती हैं तो उस पर बोला जाए टैक्स नहीं लगता है। लेकिन हाँ, फिर अगर आप अपनी पैतृक संपत्ति को आगे बेचते हैं तो फिर उस पर कैपिटल गेंस की लायबिलिटी ज़रूर आ जाती है। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस में कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है। जब आप उसको बेचेंगे तो आपको टैक्स भरने आ जाएगा। और बिल की बात इसलिए मैं कर रहा हूँ कि इसमें फैमिली डिस्प्यूट्स कम हो जाते हैं और ना के बराबर हो जाते हैं। तो इसमें टैक्स कैसे बचा सकते हैं? देखिए, टैक्स बचाने की अगर बात करते हैं तो आपके लिए अगर मान लें कि इनहेरिटेंस के रूप में अगर आपको कुछ बैंक में पैसे मिलते हैं, आपके फोर फादर्स की सेविंग के या FDs मिलती हैं, तो ये है कि आपके हाथ में उस पर टैक्स नहीं लगेगा, है ना। लेकिन आप कहें कि आपको कुछ ऐसी प्रॉपर्टी मिलती है, फॉर एग्जांपल इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपको मिलती है और फिर आप उसको बेचते हैं तो उसमें टैक्स प्लानिंग संभव नहीं है। वो तो जैसा एक नॉर्मल पर्सन के लिए टैक्स लायबिलिटी आती है तो वो आपको भी आएगी। बस आप कह सकते हैं कि गिफ्ट के केस में आप टैक्स प्लानिंग ज़रूर कर सकते हैं कि एज अ गिफ्ट अगर आपको कुछ मिल जाता है तो उस पर टैक्स नहीं आएगा।